जय हिंद साथियों, सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष वर्ष 2018 का हिंदी व्याख्याता का हल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम 1 से लगाकर 50 तक प्रश्नों का हल करेंगे। दोस्तों, पिछले सालों के पेपर मैं पिछले सालों की जो पेपरों की सीरीज़ है वह मैं अपने चैनल पर ला रहा हूँ। 2015 का प्रश्न पत्र मैंने हल करवा दिया है और आज मैं 2018 का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं। आज का अपना 2018 का जो पहला प्रश्न है, 2018 वाली भर्ती स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पहला प्रश्न है गद्यांश के रूप में है और इसके जो प्रश्न है हम देखेंगे बिना गद्यांश पढ़े। भारत की जनसंख्या के स्वरूप में लंबे इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इसका एक बड़ा कारण है भौगोलिक कारणों से बड़ी संख्या में भारत पहुंचना आसान न था। यह सबसे बड़ा कारण था कि भारत की जनसंख्या में लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रश्न संख्या 2, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन दूसरा असत्य है। भारत की परिसीमा लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत भौगोलिक दृष्टि से पठारी है, पहाड़ी है, या भारत के 3 तरफ समुद्री मार्ग हैं, समुद्र है, भारत के एक तरफ हिमालय है। तो इस तरह भारत की भौगोलिक सीमा में बाहरी लोगों का प्रवेश करना इतना आसान नहीं रहा है। इस कारण भारत की जनसंख्या में लंबे समय तक या भारत की जो जनसंख्या है वह लंबे समय तक स्थिर रही है या उसके स्वरूप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में इनमें से किस बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है? तो जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है इसमें आर्थिक विकास पर चर्चा नहीं हुई है। दोस्तों, 2018 की जो भर्ती परीक्षा मैंने दी थी स्कूल व्याख्याता की, मेरे उसमें इस गद्यांश के यह तीनों ही प्रश्न सही थे। आज का अपना चौथा प्रश्न है, पद्य आप पढ़ लेना, मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको सिर्फ। इस अवतरण में किस प्रकार के ज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी माना है? तो पद्य के अनुसार जो समता विधायक ज्ञान है इसे मानव के लिए इसे कल्याणकारी माना है। आज का अपना 5वां प्रश्न है, नए विश्व के निर्माण का आधार इनमें से क्या होगा? तो नए विश्व का निर्माण स्नेह युक्त न्याय के आधार पर होगा। प्रश्न संख्या 6, उपर्युक्त अवतरण के अनुसार मानव का नया इतिहास कैसा होगा? तो उपर्युक्त अवतरण के अनुसार मानव का नया इतिहास कैसा होगा? सबको संतोष प्रदान करने वाला होगा। प्रश्न संख्या 7, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? अर्थात राजपत्र में क्या प्रकाशित होता है? गजट। गजट को हम क्या कहते हैं? हिंदी में अधिसूचना कहते हैं। क्योंकि राजकीय कार्य जो कर्मचारी होते हैं या राजपत्रित अधिकारी होते हैं, इनकी अधिसूचना या राजकीय जो कोई निर्णय होता है उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिसे अधिसूचना कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो पत्र एक साथ अनेक विभागों, कई व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे हम परिपत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? सरकारी प्रतिष्ठान या जो निजी प्रतिष्ठान वह क्या करते हैं? अपने किसी भवन निर्माण के लिए या किसी सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा को आमंत्रित करते हैं या निविदा के माध्यम से फर्मों को आमंत्रित करते हैं, और जो फर्म कम रेट पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है तो वह फर्म चयनित की जाती है। तो इस तरह निविदा का एक प्रारूप होता है जिसमें क्या होता है कि सामान की आपूर्ति के लिए या कोई निर्माण कार्य के लिए इस प्रकार की निविदाएं आमंत्रित की जाती रही हैं। प्रश्न संख्या 10, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? क्षमा शब्द आएगा। क्षमा में जो पहला अक्षर है क्ष, वह क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है।
तो जिस शब्द से वह मिलकर बना है या जो वर्ण पहले आ रहा है अर्थात क आ रहा है, तो यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा आएगा? इन शब्दों के अनुसार चारों ही शब्दों में क वर्ण पहले आएगा। क की जो बारहकड़ी खत्म होगी उसके बाद जो हलंत वर्ण है वह शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्षमा पहले आएगा। प्रश्न संख्या 11, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो उच्छिष्ट जिसमें व्यंजन संधि है और जिसका संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस शिष्ट। ऑप्शन या विकल्प तीसरा इसमें सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? किस उदाहरण में वृद्धि संधि नहीं है? महोत्सुक्य में भी है, लोकेशना में भी है, महेश्वर्य में भी है। तो महोत्सुक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सुक्य। लोकेशना का लोक प्लस ऐशना। महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ पर तीनों में ही कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि किसमें नहीं है? पवित्र, अर्थात इसमें अयादि संधि है। पौ प्लस इत्र। पवित्र में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। तो यहाँ पर किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है या कौन सा उदाहरण वृद्धि संधि का नहीं है? तो विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगी 12वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 13, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु समास जिसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर दशानन अर्थात 10 है आनंद, जिसके बहुव्रीहि समास हो गया। त्रिलोचन शिव के लिए आ गया। चतुर्भुज किसके लिए आ गया? विष्णु के लिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बचा है सप्ताह, 7 अहर्णों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों का समूह। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही शब्दों में पहला जो पद है वह संख्यावाची है। प्रश्न संख्या 14, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा का जो समास विग्रह होगा क्या होगा? जेब को कतरने वाला। तो को विभक्ति चिन्ह किस समास में आते हैं? कर्म तत्पुरुष समास में आता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुदात और अनुर्वर। अनुदात का मतलब क्या है? अन प्लस उदात, इसमें अन उपसर्ग है। और अनुर्वर में भी क्या है? अन प्लस उर्वर, अर्थात इसमें भी अन उपसर्ग है। तो किन शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अन्वेषण में भी है अनु प्लस ऐषण, अनुभव में भी है अनु प्लस भव, अन्वय में भी है अनु प्लस अय, अनुशासन में भी है अनु प्लस शासन, अनुराग में भी है अनु प्लस राग और अनुचर में भी है अनु प्लस चर। तो विकल्प संख्या 1 में अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है। तो यहाँ पर 15वें प्रश्न में विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय आपको पता होगा शायद, जो संस्कृत में धातुएं होती हैं वह हिंदी में कृत प्रत्यय होती है, या जिसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो कृत प्रत्यय हैं जो क्रिया से बनते हैं सामान्यतः, तो किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? मारक में भी है मारना, लड़ाकू में भी है लड़ना क्रिया है, करणीय में भी है करना क्रिया है। तो दानव में नहीं है, दानव क्या है? कृत प्रत्यय नहीं है, त्वदित प्रत्यय है दानव। कौन सा है? त्वदित प्रत्यय। प्रश्न संख्या 17, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो आपको यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची जो नहीं है उन शब्दों का पता लगाना है। दुकुल और वसन दोनों सही है। गगन शून्य ये भी सही है। कच और कुंतल अर्थात बाल ये भी सही है। तट और मंदार ये दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 में विकल्प 4 सही है। प्रश्न संख्या 18, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? गीरा, हंसवाहिनी दोनों पर्यायवाची हैं। वागीश्वरी और वांग्मयी दोनों पर्यायवाची हैं। शारदा, भारती दोनों ही पर्यायवाची हैं। तो इसमें सुरभि और वीणा पाणी का तो अर्थ या वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, लेकिन सुरभि यहाँ पर सुरभि का मतलब होता है गाय। तो यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का? सुरभि और वीणा पाणी दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो 18वें प्रश्न में ऑप्शन संख्या या विकल्प संख्या क्या सही है? 3। प्रश्न संख्या 19,
इनमें से किस विकल्प में सब सही विलोम शब्द नहीं है? इप्सित अभीप्सित दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों एक ही अर्थ से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। भीरू और निर्भीक ये दोनों विलोम शब्द सही हैं। उर्वर और अनुर्वर ये भी सही हैं। श्वेत और श्याम ये भी सही हैं। इप्सित का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अनिप्सित होगा, या अभिप्सित का अनिप्सित होगा। तो इस तरह यहाँ पर इप्सित और अभिप्सित दोनों का अर्थ एक ही है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध शब्दों का पता लगाना है। ऊर्ध्व, आध्यात्मिक यहाँ पर सही नहीं है, आध्यात्मिक होता है। श्रृंगार में जो श्रृंगार हो रहा है, होता क्या है? श्रृंगार होता है सिर्फ। यहाँ पर जो र की मात्रा लगी हुई है वह सही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ री की मात्रा होती है स के नीचे। सन्यासी, स पर सन्यासी सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन से शब्द शुद्ध हो जाएंगे? व्यावसायिक और शुद्धिकरण दोनों ही क्या है? शुद्ध शब्द है। तो प्रश्न संख्या 20 में विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्दों का पता लगाना है। सदोपदेश सदुपदेश होता है, निष्कपटी निष्कपट होता है। तो यह क्या है? पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो गया? गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। दूसरा ऑप्शन जो है शुद्ध वाक्य नहीं है। अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, तो यहाँ पर मृत्यु दंड जो दिया गया यह सही नहीं है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, ये बिल्कुल सही है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या हम आगे शुरू करते हैं। 23वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शनों में आपको अशुद्ध वाक्य का पता लगाना है। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, यह सही है। वह अपने ससुराल गया है, ये भी सही है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, ये भी सही है। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, यहाँ पर जो शब्द है अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। कहने वाक्य किस प्रकार हो सकता था कि मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। यहाँ पर जो सबसे हैं, सबसे की अपेक्षा का मतलब भी क्या होता है कि सभी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और सबसे का मतलब भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले या मुझे सबसे अधिक अंक मिले, वाक्य इस प्रकार से होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 24, अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? दोस्तों, अद्य का अर्थ होता है आज और आद्य का अर्थ होता है प्रथम। तो यहाँ पर अद्य का मतलब क्या हो गया? आज। किस विकल्प में अद्य का अर्थ आज दे रखा है? पहले विकल्प में आज और प्रथम, ये क्या है? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? कोड़ी का मतलब होता है 20 का समूह, और कौड़ी एक समुद्री जीव का नाम है। तो यहाँ पर समुद्री जीव का जो खोल होता है, जो उसका चमड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कौड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर कौड़ी का मतलब क्या है? 20 का समूह, 20 की संख्या, या फिर जो कौड़ी है उसका अर्थ क्या है? एक समुद्री जीव का जो खोल होता है। तो ऑप्शन विकल्प दूसरा सही है 25वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 26, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अर्थात जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभियुक्त। और जो अभियोग लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभियोगी कहते हैं। तो 26वें प्रश्न में विकल्प तीसरा सही है कि अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अभियुक्त। और जो अभियोग लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभियोगी। प्रश्न संख्या 27, पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? पाप करने पर जो पाप से मुक्त होने के लिए क्या करता है, जो कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायश्चित। तो 27वें प्रश्न में विकल्प 1 सही है। 28वां प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? अर्क का मतलब जिसे हम सूर्य भी कहते हैं, तो उसका अर्थबोधक अनेकार्थी अर्क अनेकार्थक शब्द का किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो सूर्य, मदार दोनों सही हैं। इंद्र और अग्नि भी सही हैं। स्फटिक और प्रकाश किरण ये भी अर्क का अनेकार्थक शब्द हैं। कामदेव और गी
दोस्तों ये दोनों नहीं है, अर्थात 28वें प्रश्न में विकल्प संख्या 4 सही है। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समाचार के 6 ककार होते हैं, बिल्कुल सही है। क्या, क्यों, कब, कैसे, यह 6 ककार होते हैं। कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो समाचार जो पत्र होता है उसमें 6 ककार होते हैं। 6 ककार का मतलब होता है 6 सवाल। जो पत्रकार होता है, जो न्यूज़ वह बनाता है या जो समाचार वह प्रकाशित करता है, उसमें 6 ककार होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उससे समाचार का इंट्रो कहा जाता है। इंट्रो को हम हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4, समाचार लेखन लेखन की सबसे उपयोगी व लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं दोस्तों? क्योंकि समाचार लेखन की एक शैली है जिसमें जो महत्वपूर्ण सूचना होती है वह समाचार के शीर्ष पर दी जाती है। जो समाचार या जिस घटना को लेकर जो खबर प्रकाशित की गई है उस खबर में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है उसको तो सबसे पहले लिखा जाएगा, और फिर उससे कम महत्वपूर्ण घटना उसके बाद लिखी जाएगी, और उससे भी कम महत्वपूर्ण घटना सबसे अंत में या सबसे बाद में लिखी जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या होता है? मुखड़ा, फिर क्या होता है? बॉडी, और फिर क्या होता है? समापन। तो उल्टा पिरामिड शैली जिसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? मुखड़ा, जिसे हम इंट्रो भी कहते हैं। बीच का भाग बॉडी होता है, और अंत का भाग क्या होता है? समापन होता है। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। दोस्तों यह सही नहीं है। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के ऊपर वाले हिस्से में मुखड़ा और बॉडी दोनों में दिया जाता है, अर्थात इंट्रो और बॉडी दोनों में क्या दिया जाता है? 4 ककार आते हैं, और अंत में जो 2 ककार बचते हैं वह किस में आते हैं? समापन में आते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है, ये भी सही है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कथा का मतलब क्या होता है? कोई न कोई घटना हो सकती है, या कथा तत्व जैसे हम कहते हैं कि कथा तत्व कहानी का प्राण होता है, अर्थात कथा कहानी का प्राण होता है, या जो कथानक होता है वह कहानी की आत्मा है। तो इसी तरह रिपोर्टाज में भी क्या होती है? कथा होती है या कोई न कोई घटना होती है, और उस घटना को लेकर भाव प्रवणता के साथ या मार्मिकता के साथ आंखों देखी घटना का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सापेक्षता रहती है। व्यक्ति खुद उस अपने दैनिक जीवन में जो कुछ व्यक्ति करता है या जो कुछ वह कार्य करता है उसका उल्लेख, उसका विवरण वह अपनी डायरी में करता है। तो व्यक्ति सापेक्ष है, न कि निरपेक्ष, अर्थात व्यक्ति अपने खुद के संबंध का, अपने खुद के दैनिक जीवन का चित्रण या वर्णन अपनी डायरी में करता है। प्रश्न संख्या 32, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पांव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? तो यह कथन दोस्तों बड़े घर की बेटी से लिया गया था। प्रश्न संख्या 33, कथा धारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर में बैठकर किसकी आलोचना क्या करते थे? दोस्तों शरणदाता जो कहानी है विभाजन पर आधारित है, और जिसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। तो जो देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन है अपने घर में बैठकर देश के भविष्य की चिंता या आलोचना किया करते थे। प्रश्न संख्या 34, बिल्लों में रणजंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, बोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। यह पंक्तियां किस कवि की है? तो यह पंक्तियां दोस्तों श्याम नारायण पांडे जो वीर रस के कवि माने जाते हैं उनकी है। प्रश्न संख्या 35, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना की है? महाकवि जयशंकर प्रसाद यह रेखा चित्र विधा की रचना है।
प्रश्न संख्या 36, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निरालाबाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? तो उस पर उनको 2100 रुपये मिले थे। अपरा नामक जो काव्य कृति निराला की प्रकाशित हुई थी और उसको उस अपरा नामक काव्य कृति पर उनको 2100 रुपये का पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 37, पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? गोरा नामक जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, उसमें बछड़े का नाम लालमणि रखा गया था। प्रश्न संख्या 38, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। एलिफेंटा गुफाएं दोस्तों शैव मत से संबंधित हैं। इस पार्ट में जो अजंता और एलोरा की गुफाएं आई हैं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और एलोरा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है और एलिफेंटा की गुफाएं भी शैव धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 39, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत किए राहु कटायो शीश। अर्थात मान सहित विष का पान करके शंभु भय जगदीश, शंभु का अर्थ क्या है? शिव क्या बन गए? जगदीश बन गए। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, और बिना मान मनुहार के राहु ने क्या पिया? अमृत पिया और अपना शीश कटवाना पड़ा। तो यह पंक्तियां किस कवि की है? तो दोस्तों रहीम की है। प्रश्न संख्या 40, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा? यह संवाद किसने कहा दोस्तों? वसंत ने मधु से कहा, क्योंकि वसंत तो अस्त व्यस्त जिंदगी का परिचायक है और मधु कृत्रिम जिंदगी का या कृत्रिम जीवन का परिचायक है। उसे अस्त व्यस्त रहना पसंद नहीं है। तो यह वाक्य वसंत ने मधु से कहा था कि वह कह रहा है कि तुम्हें मुझसे घृणा है, अर्थात तुम मेरे से घृणा करती हो, मेरे स्वभाव से घृणा करती हो। यह एकांकी तौलिए से शुरू होकर तौलिए पर ही खत्म हो जाती है। प्रश्न संख्या 41, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? ठेले पर हिमालय जो निबंध है वह धर्मवीर भारती का है और इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। हाँ, इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है, ये भी सही है। इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है, ये भी सही है। सॉरी, ये तीनों सही नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पर आपको बोल दिया। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठेले पर हिमालय जो धर्मवीर भारती का निबंध है उसमें कौसानी क्षेत्र का जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। तो 41वें ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 42, महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होने वाले बिल्लू राणा पुंजा किस क्षेत्र के रहने वाले थे? आलोक में संकलित पाठ के आधार पर बताइए। तो महाराणा प्रताप की सेना में जो शामिल हुए थे बिल्लू राणा, वह मेरपुर पानरवा के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 43, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ? आलोक में संकलित पाठ के आधार पर बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था 19 नवंबर 1835 को। प्रश्न संख्या 44, आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत पिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो विष पिया अमृत दिया, यह भीमराव अंबेडकर पर लिखी गई रचना है, निबंध है और इसके रचयिता कौन है? हितेश शंकर है। प्रश्न संख्या 45, बावजी चतुर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? अपरा में संकलित दोहे के आधार पर बताइए। तो धन दारा रे मायने मति जमारो खोए, यह कथन किसने कहा है? बावजी चतुर सिंह जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 46, अपरा में संकलित निबंध कालचक्र के लेखक मिश्र जी ने पहला चौमासा किसे कहा है? तो पहला चौमासा किसे कहा है? मिश्र जी ने। विद्यानिवास मिश्र से तात्पर्य यहाँ पर मिश्र जी किसका नाम है? विद्यानिवास मिश्र। कालचक्र उनका एक निबंध था और उसमें उन्होंने गर्मी को पहला चौमासा कहा है। प्रश्न संख्या 47, अपरा में संकलित भारतीय नारी निबंध में स्वामी विवेकानंद के अनुसार आर्यों के नारी विषयक विचार इनमें से किस विकल्प में है? तो आर्यों के अनुसार सहधर्मिणी के बिना पुरुष कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता, यह भारतीय नारी निबंध से संबंधित कथन है। प्रश्न संख्या 48, अनोखी परीक्षा में उगड़ बाबा ने दो भाइयों को अपना शिष्य नहीं बनाने का क्या कारण बताया था? तो अनोखी परीक्षा में उगड़ बाबा ने दो भाइयों को अपना शिष्य नहीं बनाने का जो
कारण बताया। वह क्या बताया? क्योंकि अधिक शिष्य बनाने पर बड़े से बड़े पंथ का भी पतन होने में देर नहीं लगती। इसलिए उगड़ बाबा उन दोनों भाइयों को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह दोनों उसके जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं और अंत में दोनों को परीक्षा लेने के लिए भेजता है उगड़ बाबा। और कहता है, क्या कहता है कि तुम्हें ऐसे स्थान पर जाकर बकरी ऐसे स्थान पर जाकर बकरी की गर्दन काटती है जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देखे। तो एक भाई जो सबसे बड़ा है वह जल्दी ही एक ऐसे स्थान पर जाके आता था जहाँ से कोई नहीं देख रहा था, बकरी की गर्दन काट कर आ जाता है। लेकिन दूसरा भाई, उसे हर जगह परमात्मा दिखाई देते हैं, प्रत्येक जगह उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई न कोई देख रहा है। और फिर वह शिष्य जब गुरुदेव के पास आता है तो उसे वह अपना सच्चा शिष्य बना लेते हैं। सच्चा शिष्य ही नहीं बनाते हैं, वह उसे अपना गुरु ही बना लेते हैं। तो इस प्रकार की यह एक रोचक कहानी है। प्रश्न संख्या 49, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रश्न संख्या 50, झुलसती लू के साथ दुहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लॉन, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये पंक्तियां मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से ली गई है? तो दोस्तों निर्वासित से ली गई है। तो आज दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 50 तक हल किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न संख्या जो 32 हैं, 32 से लेकर जो 50 तक प्रश्न है वह, क्योंकि अभी वर्तमान में तो 11वीं 12वीं का जो कोर्स है वह चेंज हो गया है, एनसीईआरटी का कोर्स लागू हो गया है। ये जो कोर्स था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोर्स था, उस समय यही किताबें चलती थी और उन्हीं किताबों में से यह प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों आपको हो सकता है कि आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उन किताबों से प्रश्न आए थे जो इस कोर्स से पहले चलती थी, क्योंकि उस समय यही कोर्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोर्स ही लागू था 2018 में। तो उसी कोर्स में से यह प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने 2015 का जो प्रश्न पत्र आपको बताया था, हल कराया था, उसमें अभी जो वर्तमान में कोर्स लागू है वही कोर्स उस समय भी लागू था। तो राजस्थान सरकार ने जो वसुंधरा सरकार थी उसने अपना एक नया कोर्स लागू किया था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, अशोक गहलोत की सरकार, तो उन्होंने पुनः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कोर्स है उसे बदल करके एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर दिया है। तो दोस्तों आज हमने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 50 तक हल किए हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी जो क्लास है वह यही विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।